हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पेपर है वो है हमारा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का ये पेपर 2 है और इसमें आप पढ़ेंगे 100 MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे आप 100 MCQ क्वेश्चन। कंपनी लॉ का पेपर 1 जा चुका है, जो 3 पार्ट में है। लगभग 250 क्वेश्चंस उसमें हैं, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सेकंड पेपर अब स्टार्ट हो रहा है और ये है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब है पेपर 2 का पहला लेक्चर। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट हो उसे नोट भी कर लीजिएगा और इसे ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चाहूँगा कि भाई जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों में वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि प्रथम संचालकों की नियुक्ति करते हैं, माने प्रथम संचालकों की नियुक्ति कौन करता है? दिया है ऑप्शन कि प्रवर्तक, न्यायालय, रजिस्ट्रार, अंशधारी। बताइए कौन करता है? कि प्रथम संचालकों की नियुक्ति प्रवर्तकों द्वारा होती है। सेकंड हमारा क्वेश्चन का आ रहा है कि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम संचालक होने चाहिए। तो बता दें आपको कि पब्लिक कंपनी में 3 संचालक होने चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतर नियम की शर्तों के अनुसार संचालक नियुक्त किए जाते हैं। अंतर नियम की शर्तों के अनुसार संचालक नियुक्त किए जाते हैं। कितने संचालक नियुक्त किए जाते हैं? 1/3 संचालक नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि कंपनी का संचालक बनने की योग्यता होती है, माने किसी कंपनी का संचालक बनने की योग्यता क्या होती है? तो आपसे मैं बता दूं कि विश्वविद्यालय की उपाधि ये कोई ज़रूरी नहीं है। 35 वर्ष की आय ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अंशों की एक निश्चित संख्या का क्रय ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अर्थात सही ऑप्शन होगा डी, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है। अगला है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कितना? भाई 2/3 संचालक होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोई व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी कंपनियों का संचालक हो सकता है? कोई व्यक्ति वैसे अधिक से अधिक किसी भी परिस्थिति में 20 कंपनी का संचालक हो सकता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, एक सेकेंड, अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी कंपनी का संचालक हो सकता है? तो अभी मैंने बताया कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक 20 कंपनी का संचालक हो सकता है। यहीं पे क्वेश्चन है कि एक संचालक का कार्यकाल होता है। बताइए, एक संचालक का कार्यकाल कितने समय का होता है? एक संचालक का कार्यकाल जो सामान्यतः होते हैं वह 3 वर्ष के लिए होता है। एक संचालक का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि वैसे सामान्यतः संचालक 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन कंपनी लॉ 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी का जो संचालक है ये 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक कंपनी में संचालक की नियुक्ति की जाती है। बताइए, एक कंपनी में संचालक की नियुक्ति किस कार्य के लिए की जाती है? कंपनी का प्रबंध करने के लिए, कंपनी की जोखिम को सहन करने के लिए, कंपनी की वित्तीय सहयोग देने के लिए, कंपनी के लेखों की जांच करने के लिए। बताइए, तो सीधा सा ऑप्शन पहला होगा, कंपनी का मैनेजमेंट या प्रबंध करने के लिए। अगला है कि प्रबंध संचालक की परिभाषा दी गई है। प्रबंध संचालक की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? धारा 254 में दी गई है। अगला कह रहा है कि प्रबंध संचालक को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। प्रबंध संचालक को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं भाई? कंपनी के साथ करार द्वारा, कंपनी के संचालक मंडल द्वारा, कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा, तो ये सभी के द्वारा। एक पब्लिक कंपनी में पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति के लिए आवश्यक है। एक पब्लिक कंपनी में पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति के लिए
आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सेबी का अनुमोदन, रजिस्ट्रार का अनुमोदन, अधिकरण की स्वीकृति, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है कि एक पब्लिक कंपनी में पूर्ण संचालक की नियुक्ति के लिए, मतलब पूर्णकालीन संचालक के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है? बताइए, जल्दी जल्दी सोचिए। एक पूर्णकालीन संचालक की नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रार का अनुमोदन होना जरूरी है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत संचालकों में से ही, विभिन्न संचालकों में से ही एक को प्रबंध संचालक अर्थात एमडी माना जाता है, माने नियुक्त किया जाता है, और इस संचालकों के द्वारा ही एमडी को नियुक्त किया जाता है। जो एमडी होता है वो संचालक भी होता है, संचालक ही उसको प्रबंध संचालक या पूर्णकालीन संचालक नियुक्त करते हैं। उस बेस पे देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन पूर्णकालिक संचालक मतलब एक परमानेंटली, मतलब डायरेक्टर यदि नियुक्त करना है तो उसको रजिस्ट्रार का अनुमोदन होना जरूरी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक प्रबंध संचालक हो सकता है। एक व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कंपनी का प्रबंध संचालक हो सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक कंपनियों का संचालक हो सकता है। बताइए, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक कंपनी का, वैसे तो एक व्यक्ति 2 ही कंपनी का संचालक अधिक से अधिक हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार उस पर अनुमति दे तो वह 2 से अधिक कंपनियों का भी संचालक हो सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रबंध संचालक के कार्यकाल की अवधि होती है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं इनके कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। अगला है कि एक बार प्रबंध संचालक के कार्यकाल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है। माने एक बार प्रबंध संचालक एक आदमी को रख लिया गया है तो उसे अधिक से अधिक कितने समय के लिए और नियुक्त किया जा सकता है? तो 5 साल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, कंपनी के अंतर्नियम द्वारा, बिल्कुल सही है, किया जा सकता है। कंपनी के साधारण सभा में, बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाता है, मतलब एक मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पारिश्रमिक है ये रजिस्ट्रार निर्धारित नहीं करता है, वो वार्षिक सभा में प्रस्ताव पास करके और अंतर्नियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कि एक वार्षिक साधारण सभा में जब तक कि अंतर्नियम में अन्यथा प्रावधान न हो तो बारी बारी से अवकाश ग्रहण करने वाले निदेशकों का कितना अनुपात अवकाश ग्रहण करेगा? मतलब साधारण सभा में अंतर्नियम में कोई अन्य प्रावधान न दिया हो तो बारी बारी से जैसे अवकाश ग्रहण करने वाले निदेशकों को किस अनुपात में अवकाश ग्रहण करना होगा? तो ये 1/3 अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। अगला है कि एक निर्धारित कंपनी में कम से कम कितनी महिलाएं निदेशक हो सकती है? मतलब एक कंपनी में कितनी महिला निदेशक हो सकती है? तो 2 महिला निदेशक अधिक से अधिक हो सकती हैं। अगला कह रहा है कि एक सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों का कितना अनुपात हो सकता है? एक सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों का 1/3 हो सकता है बहुमत। ठीक है। अगला है कि एक निदेशक अयोग्य होने के बाद अपने पद को कितने समय में छोड़ देगा? जैसे मान लीजिए एक डायरेक्टर है अयोग्य हो गया तो अपने पद को कितने टाइम में वो छोड़ सकता है? तो वो 2 हफ्ते में उसे अपने पद को त्यागना होगा, छोड़ना होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संचालक की नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा में की जाती है। एक संचालक की जब नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा में की जाती है वो कैसे की जाती है? 2/3 बहुमत से उसे पारित करके। अगला है कि कंपनी की साधारण सभा में नियुक्त किए जाने चाहिए। कंपनी की साधारण सभा में क्या नियुक्त किए जाने चाहिए भाई? सभी संचालक, और क्या क्या है? संचालकों की कुल संख्या का 1/2, संचालकों की कुल संख्या का 2/3, संचालकों की कुल संख्या का कितना? 2/3। तो सही ऑप्शन है संचालकों की कुल संख्या का 2/3
3 वार्षिक साधारण सभा में नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, कंपनी का प्रथम संचालक नियुक्त होता है। कंपनी का प्रथम संचालक प्रवर्तकों द्वारा नियुक्त किया जाता है। योग्यता अंश लेना अनिवार्य है कंपनी के, किसको? योग्यता अंश लेना किसके लिए कंपलसरी है? कंपनी का वो कौन होगा? अंकेक्षक के लिए, लेनदारों के लिए, उच्च अधिकारियों के लिए कि संचालकों के लिए? तो सही ऑप्शन है संचालकों के लिए योग्यता अंश लेना जरूरी है। अगला है कि यदि कंपनी निरीक्षक को मांगी गई सूचना न दे तो किसकी प्रार्थना पर जांच का आदेश दिया जा सकता है? यदि कंपनी निरीक्षक को मांगी गई सूचना न दे तो किसकी प्रार्थना पर जांच का आदेश दिया जा सकता है? वो रजिस्ट्रार की सूचना पर। एक निरीक्षक निरीक्षण के दौरान कितने समय के लिए कंपनी की पुस्तकों को अपने अधिकार में रख सकता है? एक निरीक्षक निरीक्षण के दौरान कितने समय में कंपनी की पुस्तकों को अपने अधिकार में रख सकता है? वो 180 दिन, ठीक ना, अर्थात 6 महीना तो को अपने अधिकार में रख सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी प्राधिकरण एक पूंजी वाली कंपनी की दशा में जांच के आदेश दे सकती है यदि प्रार्थना पत्र के द्वारा धारकों द्वारा दिया जाए। कंपनी प्राधिकरण एक पूंजी वाली कंपनी की दशा में जांच के आदेश दे सकता है यदि प्रार्थना पत्र पूंजी के धारकों द्वारा दिया जाए। कितना? 1/2, 1/3, 1/4, 1/10? फटाफट बताइए। 1/10। संचालक के लिए कंपनी में के कम से कम अंश लेना आवश्यक है। संचालक के लिए कंपनी का कितना अंश कम से कम लेना आवश्यक होता है? एक भी अंश जरूरी नहीं है कि वो ले। अगला है लाभ का पद ग्रहण करने के लिए आवश्यक है, किसको? विशेष प्रस्ताव द्वारा, साधारण प्रस्ताव द्वारा, केंद्र सरकार की लिखित सहमति द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब तक केंद्र सरकार लिखित सहमति नहीं देगा तब तक लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकता। ऑप्शन सी सही है। फिर अगला है कि लाभ का पद ग्रहण करने से संबंधित नहीं है, मतलब इसमें से कौन लाभ का पद से संबंधित नहीं है? बताइए। प्रबंध संचालक, प्रबंधक, अंशधारी, बैंकर। बैंक अंशधारी जो होते हैं वो लाभ का पद धारण नहीं करते। ऑप्शन सी सही है। संचालक नियुक्त किया जाता है फर्म को, संघ को, निगमित संस्था को, व्यक्ति को। संचालक किसको नियुक्त किया जाता है भाई? संचालक नियुक्त किया जा सकता है किसको? फर्म को, संघ को, निगमित व्यक्ति को। तो आपसे मैं बता दें कि संचालक केवल एक व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही है। अगला है संचालकों की संख्या में वृद्धि के लिए स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। मतलब यदि संचालकों की संख्या में बढ़ोतरी करना है, वृद्धि करना है तो किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। अगला है केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति आवश्यक नहीं है, स्वीकृति आवश्यक नहीं है यदि संचालकों की संख्या कितने से अधिक हो। यदि मान लीजिए संचालकों की संख्या 15 तक है तो केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि 15 से 20 तक ले जाना है तो केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संचालकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है। बताइए संचालकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये पार्षद अंतर नियम के द्वारा की जाती है। समझौता या व्यवस्था के लिए आवेदन किसको देना होता है? समझौता या व्यवस्था के लिए आवेदन किसको देना होता है? प्राधिकरण को देना होता है। प्राधिकरण योजना को स्वीकृति कब करेगा? प्राधिकरण योजना को स्वीकृत कब करेगा भाई? विशेष प्रस्ताव, साधारण प्रस्ताव, विशेष सूचना वाले प्रस्ताव। यहाँ दिया है इसका आंसर, ये 3/4 मूल्य के समता अंशधारकों द्वारा प्रस्ताव करना पड़ेगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि असहमत अंशधारियों के अधिग्रहण अंशों के मूल्य की राशि अलग बैंक खाते में जमा करने के बाद इसका सूचना प्राप्त होने की कितने दिनों के अंतर्गत असहमत अंशधारी को दी जानी चाहिए? बताइए कितने दिन के अंदर सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए? 60 दिन के अंदर, ठीक है।
असहमत अंशधारियों को भुगतान करने के लिए अलग बैंक खाते में खोला गया खाता कितने समय के लिए खुला रहेगा? बताइए, असहमत जो अंशधारी है उसको भुगतान करने के लिए बैंक में जो अलग खाता खोला जाता है वो कितने टाइम के लिए खुला होता है? तो 12 महीने के लिए। अगला है, अंशधारी सम्मिलित हो सकता है विशेष सूचना वाली सभा में, वार्षिक से साधारण सभा में और साधारण में, इनमें से सभी। तो अंशधारी जो होता है वो सभी सूचना में शामिल हो सकता है। साधारण सभा की नोटिस की अवधि क्या होती है? साधारण सभा की नोटिस की अवधि 21 दिन होती है। नोटिस पाने का अधिकारी है प्रत्येक कंपनी का अंशधारक, कंपनी का अंकेक्षक, कंपनी का प्रत्येक संचालक। ये सभी सही ऑप्शन क्या है इसमें? सबको नोटिस पाने का अधिकारी। अगला है, 60 सदस्यों वाली पब्लिक कंपनी की सभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए 60 सदस्यों वाली पब्लिक कंपनी की सभा है, उसकी कोरम कितना होना चाहिए? तो 30 होना चाहिए। एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर प्राइवेट कंपनी की गणपूर्ति संख्या, इसका कोरम कितना होना चाहिए? तो इसका कम से कम 2 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बड़ा कर दें ताकि क्लियर दिखे। कंपनी का समापन होता है विधि द्वारा, संचालकों द्वारा, निस्तारक द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा। बताइए किसके द्वारा होता है? कंपनी का निर्माण और समापन दोनों कानून द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही है। कंपनी के समापन की विधि, बताइए कंपनी के समापन की कौन विधि है? अधिकरण द्वारा, सेबी द्वारा, न्यायालय द्वारा, सब द्वारा। क्या होगा ऑप्शन? सबके द्वारा होता है। अगला, अधिकरण द्वारा समापन का आधार है। अधिकरण द्वारा समापन कैसे होता है? विशेष प्रस्ताव द्वारा, ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता द्वारा, सदस्यों की संख्या न्यूनतम कम होने पर। ये सभी। तो सही ऑप्शन है ये सभी। परामर्श समिति में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? परामर्श समिति में अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निस्तारक के नियुक्ति की सूचना देनी होती है। जब कंपनी का लिक्विडेटर जो है उस नियुक्त किया जाता है तो किसको सूचना देनी होती है? तो रजिस्ट्रार को देनी होती है। निस्तारक के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। बताइए, निस्तारक के पारिश्रमिक का निस्तारण किसके द्वारा किया जाता है? परामर्श समिति, लेनदार, अधिकरण, सबके द्वारा किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकरण कंपनी का समापन उचित एवं न्यायपूर्ण समझता है। कब समझता है भाई? व्यापार में निरंतर घाटा हो, कंपनी का उद्देश्य कपटपूर्ण हो, कंपनी की पूंजी नष्ट हो, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है इसमें उपयुक्त सभी। ये तो देखने ही से दिख रहा है कि उपयुक्त सभी होगा। अगला है कि कंपनी की अधिकतम संख्या जिसमें व्यक्ति प्रबंध संचालक नियुक्त किया जा सकता है। मतलब कंपनियों की अधिकतम संख्या जिसमें एक व्यक्ति को प्रबंध संचालक नियुक्त किया जा सकता है। तो अधिक से अधिक 2 कंपनियों में मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया जा सकता है। एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीटेड टाइप के होंगे, लेकिन रिपीट तो है लेकिन थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन में मॉडिफाई किया गया। उसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से चेंज करके दिया गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो इसे ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कंपनी का संचालक हो सकता है? बताइए, क्या एक व्यक्ति होती है, क्या फर्म होता है, एक निकाय होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका है कि कंपनी का संचालक कौन होता है भाई? एक व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए सही है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम अवधि जिसके लिए एक संचालक की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब मैक्सिमम कितने समय के लिए एक संचालक की नियुक्ति की जा सकती है? बताइए, एक संचालक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? एक संचालक की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जा सकती है। अधिकतम अवधि दे रहा है। अगला कह रहा है कि नियुक्ति के 2 माह पश्चात योग्यता अंश न लेने की दशा में एक संचालक मंडल पर दंड लगाया जा सकता है। मतलब यदि एक संचालक नियुक्त हो जाता है और 2 महीने के अंदर योग्यता अंश नहीं लेता है तो उस पर दंड कितना लगाया जा सकता है? तो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है
कि एक पूर्णकालीन संचालक को अधिकतम पारिश्रमिक दिया जा सकता है। एक पूर्णकालीन संचालक को अधिकतम पारिश्रमिक कितना दिया जा सकता है? 5%, शुद्ध लाभ का 5%। एक संचालक का पद रिक्त माना जाता है। एक संचालक का पद कब रिक्त माना जाता है? जब उसका चरित्र ठीक ना हो, जब वह दुर्व्यवहार करता हो, वह दिवालिया घोषित हो गया हो, उनमें से कोई नहीं। तो एक संचालक का पद तब रिक्त होता है जब वो दिवालिया घोषित हो गया हो। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंपनी का सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है? बताइए, सर्वोच्च प्रशासनिक अंग कंपनी का कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध संचालक। अगला है कि एक कंपनी की दशा में जिसके पास पूंजी नहीं है, एक कंपनी की दशा में जिसके पास पूंजी नहीं है, जांच के आदेश कितने सदस्यों की प्रार्थना पर दिया जा सकता है? माने एक कंपनी की दशा में जिसके पास पूंजी अपनी नहीं है, जांच का आदेश कितने सदस्यों की प्रार्थना पर दिया जाता है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। दिया गया है इसमें ऑप्शन 1/10 मताधिकार, 1/5 मताधिकार, 1/4, 1/2। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? 1/, बताइए जल्दी, 1/5 मताधिकार होना चाहिए, माने 20%। अंकेक्षण समिति में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? अंकेक्षण समिति में कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए, ठीक ना। अगला है, अंकेक्षण समिति में स्वतंत्र अंकेक्षक होता है, अल्पमत में होने चाहिए, बराबर संख्या में होने चाहिए, बहुमत में होने चाहिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? बहुमत में होने चाहिए। अगला है, एक कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अपने लाभों का कितना % दे सकती है, दान दे सकती है? हाँ, तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो एग्जैक्ट है कि वो 5% तक दे सकती है, लेकिन एक जगह ये भी प्रावधान किया गया है कि वो जितनी चाहे उतनी भी दे सकती है, लेकिन सही ऑप्शन बुक के अकॉर्डिंग 5% है, ठीक है। अगला है 62 नंबर, एक कंपनी राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में 3 वर्ष के औसत लाभों की कितनी राशि अंक में दे सकती है? ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में 3 वर्ष के औसत लाभों का कितने अंकों तक दे सकती है, मैंने कितना % दे सकती है? तो इसको बता दें, 5%। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी का ऐच्छिक समापन नहीं हो सकता है? किसका ऐच्छिक समापन नहीं होता है भाई? बताइए, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, पंजीकृत कंपनी, अपंजीकृत कंपनी। तो सीधे से जाहिर है क्या कि ऐच्छिक समापन किसका नहीं हो सकता है? ऐच्छिक समापन मतलब समझ रहे हैं ना, इच्छा पर समापन। निजी कंपनी का ऐच्छिक समापन होता है, पब्लिक कंपनी का ऐच्छिक समापन होता है, पंजीकृत कंपनी का भी ऐच्छिक समापन होता है। यहाँ पे अपंजीकृत कंपनी है, इसका ऐच्छिक समापन नहीं होता, इसको डायरेक्ट आदेश दिया जाता है, वो तो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन अपंजीकृत कंपनी। अगला दिया गया है कि एक अपंजीकृत कंपनी द्वारा मांग किए जाने पर कितने दिनों में ऋण चुकाना अनिवार्य है? एक अपंजीकृत कंपनी द्वारा ऋण मांग किए जाने पर कितने दिन में ऋण चुकाना अनिवार्य है? यदि ये कोई अपंजीकृत कंपनी है, अब मांगा जा रहा है उससे, तो ऋण चुकाना कितने समय के लिए अनिवार्य है? 21 दिन। अगला है, एक अपंजीकृत कंपनी के विरुद्ध ऋण न चुकाने पर मुकदमा दायर होने पर प्राधिकरण के आदेश के अंतर्गत कितने दिन में ऋण चुकाना अनिवार्य है? मतलब उसके कंपनी के विरुद्ध ऋण न चुकाने पर मुकदमा दायर किया जा रहा है, तो कितने दिन के अंदर वो ऋण चुकाना उसे कंपलसरी है? तो आपसे बता दें, 10 दिन, ठीक ना। ये कंपनी लॉ 2013 में दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। एक चीज और है, अगला क्वेश्चन है कि दमनकारी आचरण योग कुप्रबंध माना जाता है। दमनकारी आचरण योग कुप्रबंध किसका माना जाता है? कपटपूर्ण व्यवहार, कंपनी के हितों के प्रतिकूल प्रबंध, कंपनी की संपत्तियों का दुरुपयोग, ये सभी होगा। सही ऑप्शन डी होगा। अगला दिया है कि दमनकारी आचरण योग कुप्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है। माने दमनकारी आचरण और कुप्रबंध के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा, प्रबंधकों द्वारा जो लापरवाही है ये नहीं आता है, बाकी ध्यान से पढ़िएगा, सारा कुछ आता है।
अगला है दमनकारी आचरण और कुप्रबंध को रोकने के लिए निम्न के पास शक्ति है। माने यदि किसी संस्था में दमनकारी आचरण होता है, कुप्रबंध व्यवस्था होती है, तो उसको रोकने के लिए पावर किसके पास है। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, अधिकरण, केंद्र सरकार, अंशधारी, सबके पास पावर होता है। डी ऑप्शन सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी समापन के लिए याचिका प्रस्तुत करती है, कौन सा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। मतलब एक कंपनी अपने कंपनी का समापन के लिए याचिका प्रस्तुत करती है, तो उसके लिए कौन सा प्रस्ताव पारित करना होगा। तो उसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। प्रवर्तकों और निदेशकों के सार्वजनिक परीक्षण का आदेश कौन दे सकता है। प्रवर्तकों और निदेशकों के सार्वजनिक परीक्षण का आदेश कौन दे सकता है। प्राधिकरण दे सकता है। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अंशदाता कंपनी का क्या होता है। अंशदाता कंपनी का क्या होता है भाई, चुकता अंश पूंजी धारक होता है। अगला है, प्राथमिक भुगतान का अर्थ निम्नलिखित को भुगतान से है। माने प्राथमिक भुगतान का अर्थ क्या होता है, बताइए जल्दी से। पूर्वाधिकार अंशधारी, साधारण अंशधारी, ये दोनों लग रहा है नहीं होगा। इधर देखिए, इसमें असुरक्षित ऋणदाता, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, कपटपूर्ण प्राथमिक भुगतान का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है। कपटपूर्ण प्राथमिक भुगतान का अर्थ क्या है, एक ऋणदाता को दूसरे के विरुद्ध ऐच्छिक प्राथमिकता देना, यही सही है। आगे बढ़ते हैं कि एक कंपनी के लिए सरकारी समापक को कंपनी की स्थिति का विवरण कितने दिनों में देना होता है। माने एक कंपनी के जो सरकारी समापक होता है, लिक्विडेटर होता है, को कंपनी की स्थिति विवरण का कितने दिनों में सूचना या इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। तो आपसे मैं बता दूं, 30 दिनों के अंदर। एक कंपनी के संचालकों की दो सभाओं के बीच का अंतर कितना होता है। एक कंपनी की सभाओं के दो संचालकों की सभाओं के बीच का अंतर 120 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला है 76 नंबर, वैधानिक सभा होती है। ध्यान दीजिएगा, जो ये वैधानिक सभा दी गई है, आपसे मैं बता दूं कि जो कंपनी एक्ट 1956 बना था, तो उसमें वैधानिक सभा का प्रावधान था। लेकिन जब कंपनी एक्ट हमारा 2013 बना, तो इस वैधानिक सभा को हटा दिया गया। ठीक है। तो यदि हम 2013 के हिसाब से देखेंगे, तो ये आपका इसका ऑप्शन ये होगा, इसमें से कोई नहीं। लेकिन यदि 1956 के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो वैधानिक सभा ये शेयर होल्डरों द्वारा बुलाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी होगा। अगला है, वैधानिक सभा की सूचना, वैधानिक सभा की सूचना के साथ क्या भेजी जाती है। मतलब ये भी क्वेश्चन 1956 के अकॉर्डिंग है। यदि मान लीजिए कंपनी में वैधानिक सभा होती है, तो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके साथ क्या भेजी जाती है, तो वैधानिक रिपोर्ट केवल भेजी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंशधारियों की पहली साधारण सभा बुलाई जाती है, समामेलन के कितने समय के अंदर बुलाई जाती है, बताइए। अंशधारियों की पहली साधारण सभा 15 महीने के अंदर बुलाई जाती है, मैंने उसके रजिस्ट्रेशन होने के। मैंने यह समय 3 महीने के लिए और भी बढ़ सकता है, रजिस्ट्रार चाहे तो 18 महीने तक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण प्रस्ताव पारित करने के लिए बहुमत होना चाहिए। साधारण प्रस्ताव पारित करने के लिए बहुमत कम से कम 51% होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए बहुमत होना चाहिए। विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए 75%, मतलब 3/4 बहुमत का होना जरूरी है। अगला है कि वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिए सूचना देनी होती है। जब भी कंपनी की वार्षिक साधारण सभा बुलानी होती है, तो सबसे पहले अंशधारियों को 21 दिन पहले सूचना देनी होती है। तो ऑप्शन सी सही था। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन के लिए सभा बुलाई जाती है। सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन के लिए सभा बुलाई जाती है। माने कंपनी में जब ऐच्छिक समापन किया जाता है तो सभा बुलाई जाती है। किसके द्वारा बुलाई जाती है भाई, केवल सदस्य होते हैं। ऐच्छिक समापन में केवल सदस्य होते हैं और कोई नहीं होता। कंपनी के समापन से तात्पर्य है, कंपनी के समापन से क्या तात्पर्य है, कंपनी का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संपत्तियों को बेचकर प्राप्त राशि में से निस्तारक सर्वप्रथम किसको भुगतान करता है।
संपत्तियों को बेचकर प्राप्त राशि, जो भी कंपनी की संपत्तियां समापन की दशा में बेची जाती हैं, तो निस्तारक सबसे पहले किसका पेमेंट करता है? वो प्राथमिकता प्राप्त लेनदारों का। अगला है, कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के समापन की विधियां कितनी हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी अधिनियम यदि 2013 की बात करें तो उसके अनुसार समापन की दो ही विधियां हैं, एक प्राधिकरण द्वारा समापन और एक ऐच्छिक समापन। ठीक है। अगला है कि निदेशक कौन है, उसको किस प्रकार नियुक्त किया जाता है? क्या निम्नलिखित में से निम्नलिखित को एक सार्वजनिक कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जा सकता है? बताइए किसको? अभ्यस्त, बैंक, साझेदारी फर्म और न्यासी, किसको नियुक्त किया जा सकता है? तो आपसे मैं बता दूं कि एक न्यासी को ही निदेशक नियुक्त किया जा सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनियों में कम से कम संचालक होने चाहिए, एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? ये तो सभी जानते हैं, बताइए। पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त कह रहा है, पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त कह रहा है, तो पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त का मतलब हो गया निजी कंपनी। पब्लिक कंपनी में 3 और निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक। उसमें भी कह रहा है एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर, तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। लघु अंशधारक का तात्पर्य ऐसे अंशधारक से है जो 10,000 या उससे कम अंकित अंश के मूल्य के अंश रखता हो, 12,000 या उससे अधिक अंश का अंकित मूल्य का अंश रखता हो, 10,000 या उससे अधिक अंकित मूल्य के अंश रखता हो और 20,000 या उससे कम अंकित मूल्य का अंश रखता हो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी होगा कि 20,000 या उससे कम अंकित मूल्य के अंश रखता हो। 89 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपनी के संचालक को नहीं जाना जाता है। बताइए कंपनी के संचालक को क्या नहीं जाना जाता है? अभिकर्ता, बिल्कुल सही। न्यासी, बिल्कुल सही। अंशधारकों के अभिकर्ता के रूप में और कंपनी के अंग के रूप में। बताइए कंपनी के संचालक को नहीं जाना जाता, ये अंशधारकों के अभिकर्ता के रूप में नहीं जाना जाता। अगला है, संचालकों की नियुक्ति की जाती है। संचालकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? सीमा नियम, केंद्र सरकार, संचालक मंडल, सबके द्वारा की जाती है। 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संचालक का कर्तव्य आधारित है। संचालक का कर्तव्य किस पे आधारित है? अंतर नियम, कंपनी और न्यायाधीश, इस सब पे है। ऑप्शन डी सही होगा। संचालक का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए अनुमति देनी होती है। जब भी संचालक का पारिश्रमिक बढ़ाना हो तो किसकी अनुमति आवश्यक है? तो संचालक मंडल की अनुमति आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा नियुक्त भी होता है। अगला है, संचालक को हटाया जा सकता है। यदि किसी कंपनी के संचालक को हटाया जाता है तो किसके द्वारा हटाया जाता है? अंशधारी भी हटा सकता है, केंद्र सरकार भी, अधिकरण या ट्रिब्यूनल भी हटा सकता है, सबके द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। संचालक के अवकाश ग्रहण की आयु क्या होती है? एक संचालक रिटायरमेंट कब होता है? तो देखते हैं क्या है। तो सही मायने में संचालक के रिटायरमेंट की कोई आयु नहीं निर्धारित नहीं होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अगला है, कंपनी के प्रति संचालक का दायित्व बनता है। कंपनी के प्रति किस चीज़ के लिए संचालक का दायित्व बनता है? लापरवाही बरतने के लिए, प्रन्यास तोड़ने के लिए, कपट के लिए, इनमें से सभी के लिए? तो सही ऑप्शन है सबके लिए उसका दायित्व होता है। अगला है क्वेश्चन 96 नंबर, संचालक मंडल के आकस्मिक रिक्त का कारण नहीं है। संचालक मंडल के आकस्मिक रिक्त का क्या कारण नहीं है? आकस्मिक रिक्त मृत्यु के कारण भी हो सकता है, दिवालिया के कारण और त्यागपत्र के कारण भी हो सकता है, लेकिन अवकाश कारण आकस्मिक नहीं है। अगला है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर नियुक्ति पाने वाले संचालकों की संख्या होती है। माने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर संचालकों की संख्या कितनी होती है? बताइए। कम से कम 2/3, माने 2/3। अगला है 98 नंबर कि संचालक ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति हैं जिन्हें कंपनी अपना कारोबार संभालने के लिए नियुक्त करती है।
परंतु ये कंपनी के कर्मचारी नहीं है। ये किस वाद में कहा गया, एग्जैक्ट बताइएगा। ये रामचंद्र एंड सन्स बनाम कन्हैयालाल के विवाद में कहा गया। अगला है कि इनके द्वारा भी संचालक नियुक्त किया जा सकता है। बताइए, इसमें से कुछ दिया गया है ऑप्शन कि इनके द्वारा भी संचालक नियुक्त किया जा सकता है। कंपनी को ऋण देने वाला व्यक्ति, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बैंकिंग कंपनी, सभी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, कंपनी को ऋण देने वाला व्यक्ति भी संचालक नियुक्त कर सकता है। और लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है कि सार्वजनिक कंपनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा शुद्ध लाभ का कितना % होती है। प्रबंधकीय पारिश्रमिक व शुद्ध लाभ का अधिक से अधिक 11% होती है। और एक क्वेश्चन और दे दिया है एडिशनल कि यदि कंपनी में 3 प्रबंध संचालक हो तो उन सबको अधिकतम पारिश्रमिक दिया जा सकता है। कितना, शुद्ध लाभ का 5%, शुद्ध लाभ का 11% और शुद्ध लाभ का 10% और शुद्ध लाभ का 15%। तो सही ऑप्शन बी होगा, शुद्ध लाभ का 11%। तो इस तरह आप लोग का ये 100 MCQ कंपनी लॉ सेकंड पेपर का कंप्लीट हो गया। और एक बार और बता दूं कि यदि हमारे आंसर में यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो सकता है एक आध क्वेश्चन का आंसर कहीं मिसमैच हो गया हो, तो उसे आप अपने बुक से ज़रूर मिला लीजिएगा। इसको अन्यथा न लीजिएगा, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में अधिकांशतः अक्सर देखा जाता है कि एक आध दो गलतियाँ त्रुटियाँ हुई जाती हैं। तो उसको अपने बुक से ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, जो भी डाउटफुल क्वेश्चन हो। वैसे अपनी जानकारी के हिसाब से सारे क्वेश्चन ठीक ठाक बनाए गए हैं, ठीक है। और इसे बार बार पढ़ लीजिएगा, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। इसी तरह चैनल पर बने रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय।